हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं दक्षिण भारत में कौन कौन से नए राजवंशों का उदय हुआ और उसके बाद एक बहुत बड़ी डायनेस्टी बनी आपके चोल साम्राज्य। प्रमुख चोल शासक हुए आपके आदित्य प्रथम। आदित्य प्रथम ने चोलों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र घोषित कर दिया और पल्लवों को पराजित कर कोड दंडराम की उपाधि धारण करी कि अब हम कंप्लीट तरीके से क्या हैं, हम स्वतंत्र हैं, हम किसी के सामंत नहीं है, हम किसी के अधीन नहीं है, हम स्वतंत्र शासक है। ठीक है। अगला जो प्रमुख राजा हुआ वो हुआ आपका राज प्रथम। ये चोल वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था और वास्तविक संस्थापक भी इसे ही माना जाता है, राज प्रथम को ध्यान रखना। इसने संपूर्ण दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करी, श्रीलंका के उत्तरी भाग को भी जीत लिया और उसका नाम मुम्माणी चोल मंडलम रखा और मुम्माणी चोल की क्या करी, इसने उपाधि धारण कर ली। ठीक है। जो श्रीलंका है ये आपका साउथ का एरिया, यहाँ पे श्रीलंका है, तो श्रीलंका का जो ऊपरी भाग है ये भी क्या करा, इसने जीत लिया और इसको जीतकर उसने क्या नाम दिया, मुम्माणी चोल मंडलम। और खुद किसकी उपाधि धारण कर ली, मुम्माणी चोल की। तंजावुर में जो प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर है उसका निर्माण इसी के शासनकाल में हुआ है और जिसे हम क्या कहते हैं, राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। इसकी जब मृत्यु हुई तो इसका बेटा राजेंद्र प्रथम फिर गद्दी पर बैठा। अगला राजा बना आपका राजेंद्र प्रथम। इसका शासनकाल रहा 1014 से 1044 ईस्वी तक। इसे पंडित चोल, उत्तम चोल, मुंडी चोल, दक्षिण भारत का नेपोलियन भी कहा जाता, तो ध्यान रखना। इसने उत्तर भारत के गंगा घाटी क्षेत्र पर विजय प्राप्त के लिए और गंगई कोंड की उपाधि धारण करी। इसने नई राजधानी गंगई कोंड चोलपुरम बसाई और यहीं पर एक और बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। इसने दक्षिण पूर्व एशिया के श्री विजय साम्राज्य यानी कि जो मलाया सुमात्रा जावा है वहां पर भी इसने हमला किया। जावा सुमात्रा जो मलाया है ना, वहां पे भी इसने हमला करा और 1035 ईस्वी में कर्नारम पर विजय प्राप्त कर ली। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार जो हुआ वो राजेंद्र प्रथम के समय में ही हुआ। अब चोल प्रशासन की कुछ विशेषताएं देखें तो इनकी जो कर प्रणाली है वो बहुत व्यवस्थित थी। एक वेट्टी नामक कर लिया जाता था, ये श्रमिक सेवा के रूप में लिया जाने वाला कर था, ये लेबर टैक्स था। ठीक है। और आपका जो कदमाई है ये आपका लैंड रेवेन्यू टैक्स था। इसी प्रकार से कुछ और टैक्स भी थे, जैसे कि घर की छत पर छाजन डालने के लिए टैक्स लिया जाता था, पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी पर टैक्स लिया जाता था, संपत्ति के उत्तराधिकार पर भी टैक्स लिया जाता था। जब आपकी संपत्ति क्या हो रही है, अपने उत्तराधिकारी को ट्रांसफर हो रही तो उसमें भी राज्य आपका टैक्स वसूल करता था। इससे चोल प्रशासन की सूक्ष्म आर्थिक निगरानी का पता चलता है, क्योंकि क्या है, बहुत छोटी छोटी चीजें जिन पर ये लोग क्या करते थे, टैक्स लेते थे। इनके प्रशासन में टैक्स हुआ करता था। चोलों की स्थापत्य कला की बात करें तो चोल वंश की सबसे बड़ी देन क्या है, उनकी कला और स्थापत्य है। आप दक्षिण भारत के मंदिर देखोगे तो वो बहुत सुंदर है, चोल कालीन जो बने हुए हैं। इस काल की कांस्य मूर्तियों विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। कांस्य मूर्ति कला क्या होती थी, चोल काल की कांस्य प्रतिमाएं विश्व की सर्वश्रेष्ठ मूर्तियां मानी जाती हैं। इन मूर्तियों में शिव के नटराज स्वरूप की जो प्रतिमा है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। जो आप शिव के नटराज स्वरूप की मूर्ति देखते हैं ना, वो आपके चोल काल की है। भव्य मंदिर निर्माण हुआ करते थे। चोल मंदिर द्रविड़ शैली में बने हुए। इनकी विशेषता क्या है, वर्गाकार विमान होते थे, ऊंचे ऊंचे गोपुरम हुआ करते थे, जो प्रवेश द्वार है वो बहुत ऊंचा हुआ करता था, स्तंभ युक्त मंडप थे और पत्थर पर बहुत सुंदर नक्काशी किया होती थी। ईंटों के स्थान पर पत्थरों का प्रयोग, ये जो परंपरा है वो चोल काल में ही शुरू हुई कि ईंट की जगह किसका यूज किया गया, पत्थरों का यूज किया गया। तो आप मंदिर देखोगे तो वो सारे के सारे पत्थर के बने हुए हैं और इसे ही मामल्लपुरम या कांचीपुरम के मंदिरों में आप ये देख सकते हैं। प्रमुख मंदिर क्या है, जैसे कि आपका तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर है, गंगई कोंड चोलपुरम का मंदिर है। ये दो आपके चोलों की जो स्थापत्य कला, उनका जो आर्ट और आर्किटेक्चर है, उनका जीता जागता उदाहरण है। चोल भूमि कई प्रकार की हुआ करती थी, तो इन्होंने भूमि को बहुत अलग अलग श्रेणी में क्लासिफाइड किया था। तो पहली आपकी वेलन वगाई, देखो इंग्लिश हिंदी दोनों में सेम ही नाम आएगा। ये वो लैंड है जो कि नॉन ब्राह्मण कल्टीवेटर्स को दी जाती थी। ब्रह्मदेव, ये ब्राह्मणों को गिफ्ट करी जाती थी। जो ऐसी भूमि जो ब्राह्मण को गिफ्ट कर दी गई है उसे कहते हैं ब्रह्मदेव। देखो ब्रह्म ब्राह्मण ऐसे याद रखना। शाला भोग, वो शाला था पाठशाला, तो पाठशाला से याद रखना कि शाला भोग जो विद्यालयों की सहायता हेतु जो भूमि दी जाती थी। भोग का मतलब क्या होता है, उसको उपभोग करना। तो शाला भोग यानी विद्यालयों के उपभोग के लिए जो भूमि दी जा रही है, जो आपके स्कूल को डोनेट की जा रही है जो भूमि, वो आपकी शाला भोग होगी। इसके बाद है आपका देवदान तिरु मधुकन्नी, तो ये मंदिरों को दी जाने वाली जो भूमि, देवदान से पता चला ना जहाँ पे देवता रहते हैं। तिरु मधुकन्नी ये थोड़ा सा याद रखना। तो मंदिरों को जो लैंड आपकी गिफ्ट करी जा रही है, दान में दी जा रही है, डोनेट दी जा रही है, वो आपकी देवदान भूमि कहलाएगी। इसी प्रकार से पली छद्दनम, तो जैन संस्थाओं को जो भूमि दी जाती थी उसे पली चंदनम कहा जाता था।
भूमि की देखरेख कौन करता था? तो प्रत्येक ब्रह्मदेव गांव की देखरेख कौन करती थी? ब्राह्मणों की सभा किया करती थी। यानी जो भूमि ब्राह्मणों को दी गई है उसकी देखरेख भी कौन करेगी? ब्राह्मणों की सभा करेगी। उनके निर्णयों को मंदिरों की दीवारों पर या शिलालेखों के रूप में अंकित कर दिया जाता था। नगरम आपका क्या था? नगरम नामक एक व्यापारी संघ हुआ करता था। ये लोग शहर के जो प्रशासन है उनमें पार्टिसिपेट किया करते थे। चोलों की स्थानीय स्वशासन प्रणाली बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी। उर इन जो गांव है उसे उर कहा जाता था और गांवों के जो समूह है उन्हें नाडू कहा जाता था। ठीक है, तो सबसे प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई है वो उर यानी कि गांव हुआ करती थी। ठीक है, इंग्लिश में भी उरी बोलेंगे, नाडू आपका ग्रुप ऑफ विलेज हो जाएगा। ग्राम सभा और नाडू न्यायिक एवं कर व्यवस्था संभालते थे। यानी कि जो भी आपका जुडिशियल डिसीजन है और जो टैक्स कलेक्शन है वो आपका कौन देख रहा है? ग्राम सभा और नाडू अपने अपने एरिया में देख रहे हैं। इसके बाद जो विल्लाल जाति है वो क्या करती थी? विल्लाल जाति के कृषक नाडू प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। कई कृषकों को चोल राजा मुवेंदवेलन यानी कि तीनों राजाओं की सेवा करने वाला किसान या अरैयार प्रधान जैसी उपाधियां भी दिया करते थे। तो अरैयार या मुवेंदवेलन ये क्या है? ये एक आपकी उपाधियां हैं। उपाधियों का मतलब है ये आपका क्या है? ऑनर है, टाइप का दिया जाता था। किसके द्वारा? चोल राजाओं के द्वारा। किसको? कृषकों को दिया जाता था। मुविंदार, मुविंदार किसे बोलते हैं? मुविंदार बोलते हैं तीन जो राजा हैं उन्हें बोला करते थे। तो चोल, चेर, पांड्य राजाओं को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? मुविंदार कहा जाता है। तो आपका जो साउथ इंडिया में जो आपके तीन वंश जो है वो बहुत ज्यादा उन्होंने शासन करा है। आपस में उनके युद्ध भी हुए हैं, कॉन्फ्लिक्ट भी रहे हैं और बहुत इन्होंने वहां की जो आपको रिच कल्चर, हेरिटेज, मंदिर वगैरह दिखते हैं वो मोस्टली सारे इसी समय के हैं। तो चोल, चेर, पांड्य इनको संयुक्त रूप से कलेक्टिवली इन्हें क्या कहा जाता है? मुवेंदार कहा जाता है। इसको याद रखना, पूछा भी गया है किसी एग्जाम में। अब देखो जो आपका उत्तर मेरु अभिलेख है, इस उत्तर मेरु अभिलेख से ये हमें जानकारी मिलती है कि उस समय जो ग्राम यानी कि जो आपके ग्राम लेवल पे जो प्रशासन होता था वो कैसे हुआ करता था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने भाषण में, अभी हो गए साल, कुछ साल पहले उन्होंने जब अपनी कोई स्पीच दी थी तो उसमें उन्होंने इसकी बात करी थी कि उससे हमें क्या करना चाहिए? सीखना चाहिए कि कैसे उस समय वो लोग इतने सुंदर तरीके से गांव का प्रशासन संभाला करते थे। तमिलनाडु के चिंगलपुर जिले से प्राप्त उत्तर मेरू अभिलेख में सभा के कार्य, जो ग्राम सभा होती है ना, अभी भी हमारे गांव में होती है ग्राम सभा, सभापति होते हैं, तो उसके कार्य, उसकी सदस्यता से जुड़ी विस्तृत जानकारी दी गई है। बहुत डिटेल में सारी चीजें दी गई है। तो सभा में सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को कुछ योग्यताएं पूरी करनी होती थी, जैसे कि उस व्यक्ति के पास भूमि होनी चाहिए जिससे भू राजस्व प्राप्त होता हो, उसके पास स्वयं का मकान होना चाहिए, उसकी जो एज है वो 35 से 70 के बीच होनी चाहिए, उसे वेदों का ज्ञान होना चाहिए, देखो पढ़ा लिखा भी होना चाहिए, और उसे प्रशासन का अनुभव और समझ भी होनी चाहिए, और इसके साथ ही उस व्यक्ति को ईमानदार भी होना चाहिए। तो ऐसा ईमानदार नहीं जैसे आजकल लोग कहते हैं कि केस चल रहे हैं और बन गए नेता, ऐसा नहीं होता था उस समय। जो व्यक्ति पिछले 3 वर्षों में से किसी समिति का सदस्य रहा हो वो फिर से सदस्य नहीं बन सकता। ठीक है, तो 3 सालों में अगर वो, बहुत सारी अलग अलग समितियां हुआ करती थी, तो उन समितियों में से अगर वो किसी भी समिति का सदस्य बना है तो वो दोबारा से क्या कर सकता है? सदस्य नहीं बन सकता है। ऐसा नहीं कि एक ही व्यक्ति क्या बन रहा है, हर साल सदस्य बने जा रहा है, ऐसा नहीं हुआ करता था। वह व्यक्ति जिसने अपने या अपने संबंधियों के लेखा जोखा प्रस्तुत नहीं करे हैं वो भी चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो बहुत डिटेल में सारी चीजें इस अभिलेख में दी गई है। आप इस अभिलेख को ध्यान रखेंगे कि ये किससे संबंधित है, कहाँ प्राप्त हुआ है। अब ये जो सभा है इनके क्या कार्य हुआ करते थे? तो सभा गांव में सिंचाई, बाग बगीचे, मंदिर सबकी देखभाल किया करती थी। सभा के योग्य लोगों के नाम तालपत्रों पर लिखे जाते थे। उन्हें एक बर्तन में डालकर एक छोटे बालक द्वारा लॉटरी पद्धति से चुना जाता था। चोलों की मूर्ति निर्माण कला की बात करें तो इस टाइम की एक लुप्त मोम तकनीक है, वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है और यूनिक भी है, लॉस्ट वैक्स टेक्निक बोलते हैं। तो इसमें क्या होता था कि चोलों द्वारा जो कांच से मूर्तियां बनाई गई वो सारी लुप्त मोम तकनीक से बनाई गई है। इसमें पहले मोम की प्रतिमा बनाई जाती थी, फिर उस पर चिकनी मिट्टी का लेप करके उसे सुखाया जाता था और बाद में गर्म करके उस मोम को निकाल लिया जाता था, क्योंकि मोम पे क्राफ्ट करना क्या है, इजी है, तो आराम से बन जाती होगी। फिर उस पर चिकनी मिट्टी का लेप लगाया, फिर क्या करा, जब वो चिकनी मिट्टी सूख गई तो मोम को पिघलाया, उसे बाहर निकाला, और जहां से वो मोम निकाला है उसी क्षेत्र से वहां पे क्या डाल देंगे, पिघली हुई धातु डाल देंगे। कांसा क्या करा, पिघलाकर उसके अंदर डाल दिया, और फिर ठंडा होने पर क्या करा, मिट्टी हटा दी गई और मूर्ति को फिर बढ़िया तरीके से चमकाया जाता था, उसे और सुंदर बनाया जाता था। और जो घंटा धातु, जिनके घंटे बनते हैं, उनमें रागी की मात्रा अधिक होती थी। रागा यानी कि जो आपका टिन है उसकी जो अमाउंट है, रेशियो है, वो ज्यादा होता था। क्यों? इससे क्या होता था कि जो घंटे की जो स्पष्ट ध्वनि, आपको जो ध्वनि है वो बहुत बढ़िया और ज्यादा अच्छी सुनाई देती थी। अगला है आपका चोल मंदिर। तो चोल मंदिर क्या हुआ करते थे, आर्थिक समृद्धि के केंद्र हुआ करते थे। बहुत
पैसा सब कुछ हुआ करता था मंदिरों में। तो चोल काल के मंदिर न केवल धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ करते थे। शासक मंदिरों का निर्माण देवी देवताओं के प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित करने के लिए करते थे। मंदिरों के पास पुरोहित, पुजारी, व्यापारी, कारीगर, तीर्थ यात्रा सभी लोग क्या हुए, बसते चले गए, जिससे ये मंदिर नगर आर्थिक रूप से और ज्यादा क्या हो गए, समृद्ध हो गए। मंदिर संबंधी कुछ अन्य तथ्य हम और देखेंगे तो राजेश्वर मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने इष्ट देवता राज राजेश्वरम की पूजा हेतु करवाया था। एक अभिलेख के अनुसार राजा ने ये नाम इसलिए चुना क्योंकि ये नाम शुभ और मंगलकारी माना जाता है। ठीक है, राजा स्वयं को एक ईश्वर के रूप में प्रस्तुत करना चाहते थे और धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से वो एक देवता, यानी कि एक देवता कौन, राजा, दूसरे देवता कौन, राज राजेश्वरम को सम्मानित करता था। ठीक है, तो इस समय जो राजा हैं वो क्या करते हैं, वो स्वयं को देवता ही मानते हैं कि वो धरती पर ईश्वर का ही रूप है। पाल वंश की बात करते हैं। पाल वंश की स्थापना करी थी गोपाल ने। ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक हुआ धर्मपाल, और धर्मपाल ने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी। इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला वंश है आपका सेन वंश। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने करी थी। ये भी सामंत था। सेन वंश पहला ऐसा राजवंश है जिसने अपना अभिलेख हिंदी भाषा में खुदवाया है, तो उसको आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगेन 7 से 12वीं सदी तक क्या क्या आपके चेंजेस हुए वो देखते हैं। तो 7 से लेके 12वीं सदी तक, यानी कि जब हर्षवर्धन का साम्राज्य समाप्त हुआ, उसके बाद जब तक यहाँ गौरी वंश आया, गौरी वंश के बाद यानी दिल्ली सल्तनत। ठीक है, हर्षवर्धन के बाद फिर जो बड़ा साम्राज्य हम पढ़ते हैं वो हम दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं। तो 7वीं सदी के बाद नए नए राजा क्या हुए, उभरने लगे। कुछ राजा तो क्षत्रिय नहीं होते हुए भी धार्मिक कर्मकांडों के सारे क्षत्रिय बनने लगे, जैसे कि राष्ट्रकूटों ने किया। उस समय के राजाओं ने भारी भरकम बहुत बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करी, जैसे महाराजाधिराज यानी राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती, 3 भुवनों के स्वामी, इस टाइप से। राजस्व वसूली क्या होती थी, आमतौर पर जो प्रभावशाली परिवार है उसके लिए नियुक्त करे जाते थे, और सेना में जो ऊंचे पद और रिश्तेदारों को ही नियुक्त किया जाता था। भूमि अनुदान दिया जाता था, तो राजा ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में देने लगे, ग्रांट करने लगे। और ये ग्रांट किस पे लिखे होते थे, ताम्र पत्रों पे लिखे होते थे। ताम्र पत्र आपकी क्या है, कॉपर की प्लेट्स हैं। जो कॉपर की प्लेट है वो ले ली और वो क्या करा, दे दिया उन्हें कि हाँ हमने तुम्हें ये भूमि, इतनी भूमि दी है, इतना वो दिया, इस प्रकार से। उस समय संस्कृत और तमिल को राजभाषा के रूप में प्रयोग किया जाता था। प्रशासनिक केंद्र आपके देखें तो तंजावुर नगर का राज राजेश्वर मंदिर जो है, जिसे राज राजा चोल ने बनवाया था, उस समय का एक बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर था। इस मंदिर के वास्तुकार का नाम क्या है, कुंजर मल्लन राज पेरू थच्चन था। जिसका उल्लेख मंदिर की दीवार पर ही आपको देखने को मिलता है। नगर के लिए जल आपूर्ति कुआं और तालाबों से हुआ करती थी। निकटवर्ती नगर उरेयूर में साली बुनकरों का निवास हुआ करता था। स्वामी मलाई नामक स्थान पर स्थित शिल्पकार यानी स्थपति उत्कृष्ट कांस्य और घंटा धातु से बनी सुंदर मूर्तियां और दीप क्या करते थे, तैयार करते थे। ठीक है, इस काल में बहुत सारे नए नए मंदिर नगरों का विकास हुआ, जैसे कि मध्य प्रदेश में भिल्ल स्वामिन, जिसे आज भिलसा या विदिशा कहा जाता है। गुजरात में सोमनाथ। तो क्या हुआ, मंदिर के आसपास ही जो ब्राह्मण है वो रहने लगे, जो व्यापारी है वो रहने लगे, लोगों का आना जाना बढ़ा, तो मंदिर के आसपास बहुत सारे लोग बसने लगे, तो वो मंदिर नगर के रूप में क्या हो गए, विकसित हो गए। तमिलनाडु में कांचीपुरम, मदुरै और आंध्र प्रदेश में तिरुपति भी क्या है, ये मंदिर नगर ही। इनका जो मेन अट्रैक्शन है वो क्या है, वहां का मंदिर है। तीर्थस्थल की बात करें तो उत्तर प्रदेश में वृंदावन, तमिलनाडु में तिरुवन्नमलई, राजस्थान में अजमेर प्रमुख तीर्थ स्थल है। अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी स्थित है, और इन्हीं के पास ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर जो कि पुष्कर में है वो भी स्थित है। छोटे छोटे नगरों का इस समय क्या हुआ, जाल फैलने लगा, छोटे छोटे नगर विकसित होने लगे। इन नगरों में मंडी यानी जो मंडी है, दुकानें, बाजार हुआ करती थी। बाजारों को अभी भी जैसे हाट कहते हैं ना, हाट चल रहे हैं, हाट हो गया या हट्ट नाम से बोला जाता था। अलग अलग प्रकार के कारीगर, शिल्पकार, कुम्हार, तेली, ताड़ी बनाने वाले, शक्कर बनाने वाले, सुनार हो गए, लोहार हो गए, पत्थर जोड़ने वाले हो गए, इस प्रकार के क्या होते, विशेष औजार हुआ करते थे। तंजावुर मंदिर के पास एक उल्लेखनीय गांव चारूपल्लम था। चारूपल्लम का मतलब होता है चढ़ाईदार रास्ते का गांव। तो उस गांव का जो रास्ता होगा वो चढ़ाईदार था, तो उसका नाम उसी नाम पे रख दिया गया, चारूपल्लम। देखो पुराने नाम जो भी रखे गए ना, वो उस जगह की किसी ना किसी विशेषता के कारण ही नाम रखे जाते थे। व्यापारिक संघ और व्यापारिक गतिविधियां बढ़ी। प्राचीन भारत में व्यापारियों ने अपने अपने संघ बनाए, जिन्हें गिल्ड कहा जाता था। इनमें खास तौर पर जो बंजारे हैं और जो घोड़ों के व्यापारी थे वो शामिल हुआ करते थे। अब व्यापारी है, संघ है, तो उनका एक मुखिया भी होगा। अब ये क्या करते थे, आप अक्सर काफिले बनाकर चलते थे, अकेले अकेले नहीं जाते थे, क्योंकि उस समय लुटेरों का भी डर होता था, तो ये लोग काफिले बनाकर चला करते थे। दक्षिण भारत में मणिग्रामम, नान देशी नामक
मुख्य व्यापारिक संघ थे। इसके अलावा चेट्टियार, मारवाड़ी, ओसवाल, गुजराती बनिया, हिंदू बनिए, मुस्लिम बोहरा जैसे समुदाय भी क्या थे भारत में उभर कर सामने आए, जो कि बड़े बड़े व्यापारी बने। विश्वकर्मा या पंचाल समुदाय में सुनार, लोहार, बड़े राजमिस्त्री, कसेरे जैसे कारीगर आते थे जो मंदिरों के निर्माण में सहायता करने लगे। सालियार हो गए, कैक्कलोर हो गए आपके, ये बुनकर समुदाय से संबंधित थे। काबुल और कंधार क्षेत्र आपके क्या थे, प्रसिद्ध रेशम मार्ग का हिस्सा हुआ करते थे और घोड़े के व्यापार में भी ये क्या करते थे, प्रमुख भूमिका निभाते थे। कौन? काबुल और कंधार। इन्हीं मार्गों से मेवे, खजूरे, गलीरे, ताजे फल, रेशमी वस्त्र भारत लाए जाते थे और गुलाम भी क्या थे, इसी मार्ग से वापस लाए जाते थे। तो ये 7वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक क्या क्या भारत में चल रहा था, वो सारी चीजें हैं। ठीक है। इसके बाद है बीदर के जो शिल्पकार थे वो तांबे और चांदी की जड़ाई के काम में बहुत ज्यादा दक्ष हुआ करते थे और इसीलिए उस कला का नाम ही क्या पड़ गया, बीदरी पड़ गया। अब राजपूत स्थापत्य और मंदिर निर्माण की भी शुरुआत हुई। तो गुप्त काल में मंदिर निर्माण की शुरुआत हो गई थी, लेकिन राजपूत काल में ये जो कला है ये अपने चरम पर पहुंच गई। इस समय बहुत बड़े बड़े भव्य मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ और स्थापत्य काल में 3 प्रमुख शैलियां चली। नागर शैली उत्तर भारत में, द्रविड़ शैली चली दक्षिण भारत में और बेसर शैली चली आपके ये उत्तर है और ये दक्षिण है। इसके बीच में यानी कि बेसर शैली में आपको कुछ प्रभाव नागर शैली का देखने को मिलेगा, कुछ प्रभाव आपको द्रविड़ शैली का देखने को मिलेगा। तो वो मंदिर या उस समय का जो भी आर्किटेक्चर है वो बेसर शैली का कहलाया। ठीक है, उत्तर दक्षिण मिश्रित हो गया इसमें। अब इसी प्रकार से आपके कुछ प्रसिद्ध मंदिर है उस समय के, ये चार्ट है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेकर इसे रख भी सकते हैं। नागर शैली की बात करते हैं तो नागर शैली उत्तरी भारत में हिमालय से लेकर जो विंध्य पर्वत है, ये हिमालय और यहाँ से विंध्य पर्वत, यहाँ तक की जो शैली है ये आपकी उत्तर भारत की शैली होगी। विंध्य पर्वत क्या करते हैं, भारत को भौगोलिक रूप से 2 भागों में बांटते हैं, उत्तर भारत और दक्षिण भारत में। तो हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक के क्षेत्र में जो आपकी शैली विकसित हुई, यानी जो आर्किटेक्चर विकसित हुआ, डेवलप हुआ, वो आपका कहलाया नागर शैली। शास्त्रों के अनुसार इस शैली में बनाए गए जो मंदिर थे वो चतुष्कोणी यानी कि उनमें 4 कोने हुआ करते थे। ठीक है, इन मंदिरों के शिखर में सीधी खड़ी रेखाएं प्रमुख हुआ करती थी, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, रेखीय शिखर भी कहते हैं, कुछ इस टाइप से। इस शैली में बनाए गए मंदिरों की जो छतें वो आमतौर पर ऊंची हुआ करती थी और सर्पिल हुआ करती थी, जिन्हें हम क्या कहते हैं, शिखर कहते हैं। तो आप उत्तर भारत के कोई भी मंदिर देखोगे आपको उनमें शिखर मिलेगा। और शिखर क्या होते थे, मंदिरों की जो छत है वो बहुत ज्यादा ऊंची ऊंची हुआ करती थी और जहां पर देवी देवताओं की मूर्ति रखी, यानी जो आपका मेन मंदिर है, जहां पे आपके मेन भगवान जी रहते हैं, वो आपका क्या कहलाया, गर्भगृह कहलाया। गर्भगृह इंग्लिश में से सैंक्टोरम भी कहते हैं। ठीक है, और गर्भगृह ऐसा लिखा हुआ भी आपको दिख जाएगा। गर्भगृह के सामने एक सभा कक्ष होता था जिसे मंडप कहते हैं, जहां भक्त क्या करते हैं, एकत्रित होकर पूजा करते हैं। तो जो आपका जहां पे भगवान जी रखे हैं वो आपका गर्भगृह। गर्भगृह के सामने जो आपका एक बड़ा सा सभा कक्ष होता था, वहां पे लोग क्या कर रहे हैं, सारे भक्त मिलकर पूजा कर रहे हैं, उनके नाम के जयकारे लगा रहे हैं। नागर शैली में बनाए गए प्रमुख मंदिर है जैसे कि आपका भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, ये गंग वंश द्वारा निर्मित है। पूर्णांक का सूर्य मंदिर, खजुराहो के मंदिर, ये आपके क्या है, नागर शैली में बने हुए। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा जैन मंदिर भी नागर शैली का बना हुआ है, जिसे सोलंकी वंश के शासकों ने सफेद संगमरमर से बनवाया था। पूर्णांक का सूर्य मंदिर विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि इसका निर्माण एक विशाल रथ के आकार में किया गया है और इसमें 12 विशाल पहिए हैं और 7 घोड़ों को दर्शाया गया, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं द्रविड़ शैली की। द्रविड़ शैली के मंदिरों का आधार जो था वो अक्सर अष्टभुज या आयताकार हुआ था। आधार यानी कि जिस बेस पे बन रहा है, तो या तो वो अष्टभुज होगा, अष्टभुज यानी कि आपका ऑक्टेंगल होगा या आपका रेक्टेंगल होगा। ये शैली के जो मंदिर हैं ये आपको मुख्य रूप से तमिलनाडु राज्य में देखने को मिलेंगे। इस शैली के मंदिरों का शिखर पिरामिड जैसा हुआ करता था, जो ऊपर की ओर धीरे 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 संकरा होता जाता है। मंदिर के गर्भगृह के चारों ओर एक बाड़ा हुआ करता था जिसे वर्गाकार छत से ढका जाता था। बाड़ा का मतलब है कि जहां पे आप क्या कर सकते हो, मंदिर के चारों ओर चक्कर लगा सकते हो, प्रदक्षिणा पथ बोलते हैं इसे। बाद में इन मंदिरों में स्तंभों से युक्त मंडप, लंबे लंबे गलियारे, विशाल प्रवेश द्वार, विशाल जो प्रवेश द्वार है, एंट्री डोर्स है, उन्हें गोपुरम कहा जाता है। ठीक है, द्रविड़ शैली की शुरुआत हुई आपकी पल्लव और चोल शासकों के शासनकाल में। उसके बाद है आपकी बेसर शैली। बेसर शैली है आपका ब्यूटीफुल ब्लेंड ऑफ द्रविड़ शैली और नागर शैली। तो नागर शैली और द्रविड़ शैली का जो ब्लेंड है, जो ब्यूटीफुल आपका ब्लेंड हुआ है, वो है आपका बेसर शैली। बेसर शैली का विकास हुआ विंध्य पर्वत और कृष्णा नदी के बीच वाले क्षेत्र में। ये शैली उत्तर भारत की नागर शैली और दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली का एक मिक्सचर मानी जाती है। बेसर शैली के जो मंदिरों की संरचना है वो अर्ध गोलाकार है, यानी कि सेमी सर्कुलर है। इन मंदिरों में गर्भगृह जो देवल है और सभा मंडप
सभा मंडप को जगमोहन भी बोलते हैं। वो आपके मेन आपके कंपोनेंट है, की कंपोनेंट है। बेसर शैली का प्रयोग किया चालुक्यों ने, राष्ट्रकूटों ने, होयसल राजवंशों ने। अब इसके बाद है आपकी कुछ पुस्तकें, ये इंपॉर्टेंट है, आपकी इस टाइम पीरियड में लिखी गई हैं, आपको इनको अच्छे से याद रखना है। तो वाल्मीकि ने कौन कौन सी लिखी? रामायण, बाल भारत, कर्म भूमि कथा, हरि लालम, काव्य मीमांसा, भाषा कौमुदी, बृहद कथा और आपकी बृहदत्त। इसी प्रकार से आपका हेमचंद्र की बात करें तो नव सांकृचिता लिखी है। बाणभट्ट ने आपकी हर्षचरित और कादंबरी लिखी है। विष्णु शर्मा ने आपकी पंचतंत्र लिखी है। पंचतंत्र की कहानियां बचपन में सबने सुनी होंगी, बड़ी इंटरेस्टिंग हुआ करती हैं। भारवी ने आपकी कीर्ता अर्जुनियम लिखी है, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद है आपका एक और आपकी शैली है जिसका नाम है मामलम शैली। तो मामलम शैली का जो विकास हुआ ये हुआ आपके नरेश नरसिंह वर्मन के शासनकाल में, जिन्होंने मामल्ल की उपाधि भी धारण करी थी। तो इसकी जो उपाधि है वो मामल्ल भी है, और इसी के टाइम पे एक शैली का विकास हुआ जिसे बोलते हैं मामल्ल शैली। और इसी के कारण ये जो आपकी वास्तुकला है यानी कि आर्किटेक्चर स्टाइल है, इसे मामल्ल शैली कहा गया। इस शैली का जो प्रमुख केंद्र है वो है तमिलनाडु स्थित मामल्लपुरम, यानी कि अभी का जो महाबलीपुरम है वहां। इस शैली के अंतर्गत जो मंदिर बने हैं उसमें आपका महाबलीपुरम का शिव मंदिर और कांचीपुरम का कैलाश मंदिर आपके प्रमुख है। इस शैली में दो प्रकार के मंदिरों का निर्माण होता है, एक मंडप और एक रथ प्रकार के। इन रथों को ही रथ सप्त पैगोडा के नाम से जाना जाता है, जिनकी संख्या 8 है, और इनका विकास बौद्ध विहारों और चैत्यों से प्रेरित हो गया। यानी कि जो आपके बुद्धिस्ट विहार और चैत्य थे ना, ये शैली उनसे इंस्पायर है थोड़ी सी। और इनका जो स्थापत्य कला है वो क्या है, बहुत ज्यादा सुंदर है और रिफाइंड है, ब्यूटीफुल है। तो आशा करती हूँ इस लेक्चर में आपको बहुत मजा आया होगा, आपको नई नई चीजें सीखने को मिली होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।